Hello students, welcome to Fugue Education. I am Arya Dubey and today we are going to discuss the chapter 4 of microeconomics, that is production and cost. In this chapter specifically, we will discuss long answer type questions that are important and has been seen in the previous year's question paper. So let's get started with these questions. First question, differentiate between supply and stock. सप्लाई एंड स्टॉक के बीच में डिफरेंशिएट करना है, क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. पहले आपको ये मीनिंग, इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी दैट इज इन हैंड विद द कंपनी एट गिवन टाइम. स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का काफी यहाँ पे एक नैरो मीनिंग होता है, यानी कि काफी छोटा सा मीनिंग होता है कि ये क्या है, एक टोटल अमाउंट है किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी का जो किसी भी प्रोड्यूसर या कंपनी के पास है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे. ओके, उसको हम स्टॉक बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास वुड है, काफी सारी वुड है. आज के टाइम में बोलूंगा मेरे पास 20 केजीज ऑफ वुड है, तो 20 केजीज ऑफ वुड जो मेरे पास स्टोर्ड है उसको मैं बोलूंगा वो मेरा स्टॉक है. Whereas सप्लाई क्या होती है? सप्लाई इट इज अ पोर्शन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू प्रोवाइड फॉर सेल एट अ ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस. यानी कि सप्लाई क्या होती है? सप्लाई एक वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जो एक प्रोड्यूसर विलिंगली सप्लाई कर रहा है सेल के लिए, यानी ऑफर कर रहा है सेल के लिए. यानी कि मैं बोलूंगा 20 केजीज ऑफ वुड है अगर मेरे पास, तो उसमें से मैं कितना सेल करने के लिए अभी रेडी हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे और एक प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे, उसको हम सप्लाई कहते हैं. ओके, फ्लो कंसेप्ट की अगर बात करी जाए तो फ्लो कंसेप्ट होता है कि फ्लो कंसेप्ट यानी कि जो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसको मेजर किया जाए उसको हम बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट. तो स्टॉक जो है, स्टॉक एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है, ना कि एक पीरियड ऑफ टाइम से. दैट इज व्हाई वो एक फ्लो कंसेप्ट नहीं माना जाता है. वेयर सप्लाई जो है वो एक टाइम पीरियड के बारे में बात करता है, यानी कि मैंने इस साल 2025 में कितनी सेल करी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सप्लाई, है ना. तो ये यहाँ पे वो सप्लाई इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, इसलिए वो एक फ्लो कंसेप्ट आ जाएगा. फिर रिलेशन विद प्राइस के बारे में बात करेंगे कि इनका क्या रिलेशन है प्राइस के साथ. स्टॉक इंडिकेट्स अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी स्टॉक जो है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बारे में बात करता है. देयरफॉर इट इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि वो किसी भी कमोडिटी के प्राइस से रिलेटेड नहीं है. ओके, और वहीं पे अगर हम सप्लाई के बारे में देखें, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंज विद द चेंजेस इन प्राइस. और किसी भी कमोडिटी की सप्लाई जो है वो उसका प्राइस से एक रिलेशन है, बिकॉज अगर प्राइस में कोई चेंज आता है तो सप्लाई भी जो है वो भी बदल जाती है. देयरफॉर इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसलिए वो हमेशा किसी भी कमोडिटी के प्राइस से जो है रिलेटेड रहता है. डिपेंड ऑन स्टॉक जो किस पर डिपेंड करता है? वो प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है. जितना प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा स्टॉक होगा. सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड अपॉन प्राइस, है ना. कि मेरे पास अगर कोई कमोडिटी है और मैं उसको सेल करना चाहता हूँ तो मैं तभी सेल करूंगा जब उसका प्राइस एक अच्छे पॉइंट पे होगा, है, जैसे कि मुझे प्रॉफिट हो. इससे सप्लाई का रिलेशन जो है वो प्राइस से जुड़ा रहता है. मेजरमेंट की बात करिए, स्टॉक इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, यानी कि आज इस डेट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास कितना स्टॉक है. बट सप्लाई जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे कराया जाएगी, यानी कि इस साल के दौरान या इस महीने के दौरान मैंने कितनी सप्लाई करी, मैंने उसमें से कितना सेल करा. इंटरडिपेंडेंस की बात करिए, स्टॉक डज नॉट डिपेंड ऑन द सप्लाई. स्टॉक जो है वो सप्लाई पर निर्भर नहीं करती है एंड इट कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई, यानी कि मेरे पास जो स्टॉक है उसी में से मैं सप्लाई करूंगा. तो स्टॉक जो है कभी सप्लाई पे डिपेंडेंट नहीं रहता, बल्कि सप्लाई जो है वो स्टॉक पे डिपेंडेंट रहती है ना. और याद रखना, स्टॉक जो है इट कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई, है ना. यानी कि अगर 20 केजीज ऑफ वुड है मेरे पास तो वो मेरा स्टॉक हो जाएगा, और सप्लाई जो मैं करूंगा यानी कितना मैं ऑफर करूंगा सेल के लिए, वो मैं उस पर डिपेंड करेगा कितना मेरे पास स्टॉक है. और वहीं पे सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड ऑन द स्टॉक एंड इज ऑलवेज लेस देन स्टॉक, यानी सप्लाई किस पर डिपेंड करता है? वो स्टॉक पे डिपेंड करता है और हमेशा लेस रहता है, किससे? वो स्टॉक से हमेशा वो कम रहता है ना. कि मेरे पास 20 केजीज ऑफ वुड है, वो मेरा क्या है? स्टॉक है. उसमें से मैंने ऑफर करा कुछ सेल के लिए वुड, वो हो सकता है 10 केजीज 15 केजीज या एट मैक्स 20 केजीज, है ना. 20 केजीज मेरा स्टॉक है तो उतना ही मैं सप्लाई कर पाऊंगा, तो इसलिए वो इक्वल हो सकता है, पर हमेशा यूजुअली वो लेस रहता है. और स्टॉक वो कभी भी स्टॉक से एक्सीड नहीं कर सकता. अगर मेरे पास 20 किलो वुड है तो मैं 20 किलो ही ऑफर कर पाऊंगा, 25 किलो नहीं कर पाऊंगा. ओके, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पे. If a vendor has 50 tons of rice in his godown and is willing to sell 30 tons of it, अगर एक कोई वेंडर है उसका 50 tons of rice है और उसमें से वो 30 tons बेचने के लिए तैयार है एक पर्टिकुलर रेट पे, जो कि रहेगा 50 रुपए पर किलोग्राम.
तो स्टॉक का टन कितना हो जाएगा 50 टन, है ना। यहाँ पे हमें ये देखना है कि अभी भी कितना होल्ड करा उसने, 50 टन ऑफ राइस उसके पास है, तो स्टॉक जो है वो भी कितना हो जाएगा 50 टन हो जाएगा। वेयरएज यही सेम एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर 50 टन ऑफ राइस है तो वो स्टॉक है, लेकिन उसने कितना ऑफर करा सेल के लिए 30 टन, तो 30 टन आपको क्या हो जाएगा सप्लाई। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट AP and MP from the following particulars, यानी एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करने हैं इन पर्टिकुलर्स में से। तो जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, तो मैं चाहूंगी एक बार आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर जो है खुद देने की कोशिश करें, बाकी इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था, एक लैंड गिवन था, टोटल प्रोडक्ट गिवन था, एपी गिवन था और एमपी गिवन था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके रिसोर्सेज जो है लैंड, लेबर, ये तो कांस्टेंट है, इनके आंसर है, क्वेश्चन का लेना देना नहीं है ना। आप देख सकते हैं कि लैंड जो है वो आपका कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और ये वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंड जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज फिक्स्ड, और जैसे जैसे ये लेबर चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्ट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, टीपी भी बढ़ता जा रहा है। तो एपी अब देखेंगे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। एपी क्या होता है, एपी यानी एवरेज प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन लेबर, टीपी अपॉन जो भी लेबर के चेंजेस आ रहे हैं ना, जो अगर आपका लेबर बढ़ रहा है तो टीपी अपॉन या फिर वेरिएबल फैक्टर्स भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो पहला 0 अपॉन 0 इट विल बी नथिंग, तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर 10 अपॉन 1 है ना, यहाँ से टीपी को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, लेबर से, यानी 10 अपॉन 10 डिवाइड बाय 1 है ना, तो 10 डिवाइड बाय 1 आपका 10 ही आएगा, है ना, वही आपका आंसर रहेगा। फिर 30, तो 30 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो 30 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो जाएगा आपका 15। सिमिलरली 70 को डिवाइड बाय 3 आपका 25, 100 डिवाइड बाय 4 25, 120 डिवाइड बाय 5 24, 120 डिवाइड बाय 6 20, 110 डिवाइड बाय 7 15.71 और 100 डिवाइड बाय 8 12.5, यानी कि सारे के सारे जो टीपी के हैं उनको डिवाइड कर देंगे किससे, वो वेरिएबल से या फिर लेबर से। तो ये आपका हो जाएगा क्या, एवरेज प्रोडक्ट। वहीं पे हम देखें मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है आपका एडिशनल यूनिट्स, जो भी एडिशनल चेंज आ रहा है एक यूनिट के बाद उसको हम बोलते हैं क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। तो पहले आप देखिए, पहले मेरा लेबर 0 था, मेरा टीपी भी 0 था, तो मेरा एमपी जो है वो भी क्या हो जाएगा, इट विल बी नथिंग। फिर जैसे मैंने एक एडिशनल लेबर ऐड करा तो मुझे कितना एडिशनल चेंज में देखने को मिला, मेरे को एडिशनल चेंज जो देखने को मिला वो है मेरा 10 का, तो प्लस 10 हो जाएगा, 0 से लेकर 10 प्लस 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए मेरा जो एमपी है वो हो जाएगा 10। वहीं पे अगर 10 से अगर मैं चेंज देखूं यहाँ पे कितने का आया, 20 का, 10 से 30 हुआ तो ये मेरा एमपी कितना हो जाएगा 20। फिर यहाँ से मैं देखूं 30 से 75 हुआ, कितने का चेंज देखने को मिला, मुझे देखने को मिला प्लस 45, तो ये 45 हो जाएगा। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो एडिशनल चेंज आया है उस तरीके से मैंने इसे कैलकुलेट करा। 75 से 100 कितना एडिशनल चेंज आया, 25 का। 100 से 20 कितना चेंज आया, 20 का। 120 से 120, तो 120 से 120 का कोई चेंज ही नहीं आया है, दैट इज व्हाई ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका 0 के हो जाएगा, यानी कोई चेंज नहीं है। फिर यहाँ पे जैसे 120 से 110 यानी कितना चेंज आया, -10, है ना, ये बड़ा नहीं बल्कि कम हो गया, कितने से कम हुआ, -10 से। तो आप यहाँ पे याद रखना कि हमेशा यहाँ पे हमें जो इंक्रीज हो रहा है वो नहीं नोट करना है, बल्कि अगर कोई डिडक्शन या डिक्रीज भी देखने को मिलता है तो हम उसे लिखेंगे, इसलिए आपका यहाँ -10 हो जाएगा। और 110 के बाद फिर वो 100 और कम हो गया तो 100 यानी कि -10 आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि एपी और एमपी हमें यहाँ पे दोनों कैलकुलेट कर लिए। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, यानी टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो पहले देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी कैन बी समराइज्ड एज, पहला एमपी इंक्रीजेस व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, यानी कि एमपी इंक्रीज करता है जब टीपी बढ़ रहा होता है एक इंक्रीजिंग रेट पे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में ये रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी गिवन है आपको, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एमपी का ग्राफ है नीचे वाला, ये इस तरीके से कुछ एमपी का ग्राफ आपका जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एमपी जब तक बढ़ेगा, है ना, पहला रिलेशनशिप क्या बोला गया, एमपी जब तक बढ़ेगा, एमपी इंक्रीजेस व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, जब टीपी बढ़ रहा है एक इंक्रीजिंग रेट। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट पी तक जो टीपी है वो एक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता जा रहा है, तब तक एमपी भी बढ़ेगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, एमपी क्या है, गिरने लगेगा जब टीपी एक इंक्रीज करेगा एक डिमिनिशिंग रेट पे। डिमिनिशिंग रेट यानी कि अभी पी के बाद
टीपी जो है अब थोड़ा स्लोली बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, कम रेट पे बढ़ रहा है। दैट इज व्हाई इस पॉइंट पे एमपी जो है वो गिरना चालू हो जाएगा, लेकिन इट विल स्टे पॉजिटिव। फिर देख सकते हैं कि एमपी इज जीरो, जब एमपी जीरो रहेगा जब टीपी मैक्सिमम हो जाएगा। एमपी इज जीरो व्हेन टीपी इज मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं एट पॉइंट एन एमपी जीरो है और वहीं पॉइंट एम पे टीपी जो है वो मैक्सिमम लेवल पर है। और फिर नेक्स्ट एमपी इज नेगेटिव एंड टीपी डिक्रीजेस। एमपी नेगेटिव हो जाता है जब टीपी डिक्रीज होना चालू होता है, यानी कि एम के बाद अब एम जो टीपी है टोटल प्रोडक्ट है वो अब बढ़ नहीं रहा है बल्कि अब वो घट रहा है। तो एमपी भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। यानी देखिए तो एक्स एक्सिस के वो नीचे चला गया और एमपी और वो नेगेटिव होने लगा। सो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, काफी जरूरी होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक डायग्राम का इस्तेमाल करें और ऐसे पॉइंट्स को लिखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में डिफरेंशिएट करना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा भी है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में। सो पहला मीनिंग, कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट इवन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ऐसी कॉस्ट जो कांस्टेंट रहती है, दैट रिमेन कांस्टेंट इवन विदाउट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट। यानी कि कोई प्रोडक्शन आउटपुट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, या बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। फिर वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन आउटपुट। यानी ऐसी कॉस्ट जो चेंज होती है प्रोडक्शन आउटपुट के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ये वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन कम है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, अगर प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जीरो हो जाएगी। इम्पैक्ट देखेंगे, कॉस्ट ऑन विच द वेरिएबल आउटपुट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। यानी कि इस कॉस्ट का लेवल ऑफ आउटपुट पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता। ये कॉस्ट का कोई रिलेशन नहीं है, किससे रिलेशन नहीं है? आउटपुट से, इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता फिक्स्ड कॉस्ट में। वेयरएज ऑन वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑन विच द आउटपुट लेवल हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। यानी ऐसी कॉस्ट जिसका आउटपुट लेवल का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है किसके ऊपर? आउटपुट के ऊपर, है ना। आउटपुट का यहाँ पे कॉस्ट और दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। फिर कंट्रोल देखेंगे, डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन शॉर्ट रन बट कैन बी चेंज इन लॉन्ग रन। यानी कि ऐसी कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को शॉर्ट रन में हम चेंज नहीं कर सकते। इस कॉस्ट को सिर्फ और सिर्फ जो चेंज किया सकता है वो लॉन्ग रन में करा जा सकता है। और वहीं पे अगर वेरिएबल कॉस्ट को देखें, इजी टू चेंज इन शॉर्ट रन बाय चेंजिंग प्रोडक्शन आउटपुट। यानी कि इसको इजीली चेंज किया जाता है शॉर्ट रन में, इसको प्रोडक्शन आउटपुट को बदल के, बाय चेंजिंग प्रोडक्शन आउटपुट। अदर नेम्स में देखा है क्या क्या इसके अदर नेम्स रहते हैं, जरूरी रहता है। सप्लीमेंट्री कॉस्ट, है ना, हमने एक एमसीक्यू वाला वीडियो किया था, उसमें हमने देखा था कि फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी होता है। साथ ही में ओवरहेड कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और जनरल कॉस्ट। ठीक है, तो ये नाम बहुत जरूरी होते हैं, कभी कभार ये वन वर्ड या फिर वन मार्क क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। एग्जांपल में देखेंगे, सैलरी ऑफ स्टाफ, रेंट ऑन ऑफिस प्रीमाइसेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी कि स्टाफ को जो हम सैलरी पे कर रहे हैं, कोई रेंट पे कर रहे हैं, ऑफिस प्रीमाइसेस पे, ऑफिस की कोई बिल्डिंग वगैरह उसको कोई रेंट पे कर रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन्स का, है ना। तो ये सब कैसे कॉस्ट, ये सब कैसे कॉस्ट होते हैं? ये सब अनअवॉइडेबल होते हैं, जिनसे हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते। और वहीं पे वेरिएबल कॉस्ट देखा है तो वेरिएबल कॉस्ट में ऐसे कॉस्ट हैं जो यूजुअली आपके लेवल ऑफ आउटपुट से वेरी करते हैं। यानी कि फ्यूल, पावर, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, है ना। तो ये सारे के सारे आपके वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। फिर मूविंग ऑन, यहाँ पे हमारे पास एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है। क्या बोले ये क्वेश्चन में? द फॉलोइंग टेबल शोज टोटल कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म। यानी कि इस फॉलोइंग टेबल में बताया है एक फर्म की टोटल कॉस्ट। आपको क्या करना है? आपसे पूछा गया व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट शेड्यूल ऑफ दिस फर्म। पहले पूछा गया कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी इस फर्म की, और साथ साथ में आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है। आपको टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एएफसी कैलकुलेट करना है, एवीसी कैलकुलेट करना है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ओके, सो जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है या फिर जिन लोगों को नहीं भी आता है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, है ना। ये वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन के जो भी आपको पूछा गया टीएफसी और बाकी सारी चीजों को कैलकुलेट करें, फिर आप इसका यहाँ पे आंसर देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो आपके पास यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन, आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी गिवन थी, आपको टोटल कॉस्ट गिवन था। जो चीजें गिवन नहीं थी वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला जो चीज पूछी गई है, व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, है ना। तो आपको पता होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहती है, यानी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीरो, जब क्वांटिटी जीरो थी तो भी हमारा कुछ टोटल कॉस्ट आ रहा था, है ना। अब ये कैसे हो सकता है? अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारे कुछ ना कुछ कॉस्ट लग रही है, कितनी? 10 की लग रही है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वांटिटी आपकी जीरो है यहाँ पे
और टोटल कॉस्ट फिर भी कितनी लग रही है, 10 लग रही है। ये कैसे पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब वहां पे कोई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व हो, यानी कि आप ऐसी कोई कॉस्ट पे कर रहे हैं जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन या लेवल ऑफ आउटपुट से वेरी नहीं करती है, जिसका कोई रिलेशन नहीं है उस चीज से। यानी कि 10 जो है ये 10 आपके और कुछ नहीं है, ये क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। बिकॉज टीएसी का फॉर्मूला जो है वो यही कहता है, टीसी का फॉर्मूला क्या कहता है, टीवीसी प्लस टीएफसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टीवीसी आपका 0 पे कितना होगा, टीवीसी आपका 0 ही होगा, पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, वो आपकी 10 होगी। दैट इज व्हाई टीएफसी जो है आपका वो 10 होगा और बाकी ऑल अदर लेवल में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टीएफसी जो है आपका वो ये एट ऑल लेवल कितना आ जाएगा आपका 10 10 10 10, है ना। तो काफी इजी है, आप देखिए टीएफसी आपका एक बार में पूरा निकला। फिर इसमें आपको अलग अलग चीजें निकालने को मिलेगी, जैसे टीवीसी हुआ है तो आप इसी फॉर्मूले के थ्रू टीवीसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि अब यहाँ पे जब मैंने आउटपुट को बढ़ाया कितना करा, 1 करा, तो अब मेरा टीसी कितना हो गया, 30 हो गया। मुझे पता है इस 30 में से 10 तो मेरा क्या है, टीएफसी है, तो मैं टीवीसी निकालना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, राइट। क्योंकि अगर मुझे पता है कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 10 है तो जो बचा हुआ कॉस्ट होगा वो क्या होगा, टीवीसी का ही होगा। तो यहाँ पे मैं टीवीसी निकाल सकता हूँ, टीसी माइनस टीएफसी, यानी 30 में से मैं 10 माइनस करूंगा तो मेरा पहला टीवीसी का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 20। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टीवीसी यहाँ पहले एट 0 मेरा 0 रहेगा, फिर जैसे मैं 1 पे प्रोडक्शन करता हूँ 30 में से 10 माइनस करूंगा, यानी कि आपको टीसी में से माइनस करना है किसको, टीवीसी को। आप टीसी में से टीएफसी माइनस करेंगे और आपको मिल जाएगा क्या, टीवीसी, यानी 0। फिर 30 में से 10 माइनस करूंगे तो कितना मिल जाएगा, 20। 45 में से 10 माइनस करूंगा कितना आएगा, 35। 55 में से 10 माइनस करूंगा तो कितना जाएगा, 45। 70 में से 10 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, 60। 90 में से 10 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, 80। और 120 में से 10 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, 110। तो इस तरीके से आपका टीवीसी भी कैलकुलेट हो जाएगा। उसके साथ फिर हम देखते हैं, हमें यहाँ पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी निकालने को बोला था। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो एडिशनल चेंज ब्रिंग कर आती है ना, लेके आती है। तो टीसी आप देख सकते हैं, पहले टीसी एट 0 कितना था, 10, तो 10 पे कोई चेंज नहीं होगा तो पहले आपकी एसएमसी कितनी हो जाएगी, 0। फिर 10 से 30 यानी कितने का चेंज आया, एडिशनल चेंज देखना है, वो हमारा क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। तो कितने का चेंज आया, 20 का, तो पहला आपका कितना हो जाएगा, 20। 30 से 45 कितने का चेंज आया, 15 का, तो ये 15 आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर 45 से 55 कितने का चेंज आया एडिशनल, 10 का। जो एडिशनल चेंजेस है हमें वो देखने हैं। फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, फिर 55 से 70 पे जाओ कितना हो जाएगा, 15। 70 से 90 पे जाओ कितने का चेंज आ रहा है, 20। और 90 से 120 पे कितना आएगा, 30। ठीक है, तो जो भी एडिशनल चेंजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है ना, कि 10 से 30 कितने का चेंज आया, 20 का। 30 से 45 कितने का है, 15 का, है ना। आप इस चीज को और भी अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इस चीज को, कि आप क्या करें कि अगर आपको पहले निकालना है 30 में से 10 को माइनस कर लें। प्रीवियस वाला जो पिछले वाला है उसको आप माइनस कर ले, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 30 माइनस 10 20, 45 माइनस 30 15, 55 माइनस 45 10, है ना। तो अब इसका अलग अलग तरीके से भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एवरेज कॉस्ट पूछा गया था, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स से, तो उससे हमें क्या निकल जाती है, आपको उससे निकल जाती है एवरेज कॉस्ट। तो 10 को डिवाइड करेंगे 0 से तो इट विल बी डैश, कुछ नहीं आएगा आंसर। फिर 30 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 30 आ जाएगा। फिर 45 को डिवाइड करेंगे 2 से, 45 डिवाइड बाय 2, तो 45 डिवाइड बाय 2 आपको दे देगा कितना, 22.5। 55 डिवाइड बाय 3 यानी 18.33। 70 डिवाइड बाय 4 17.5। 90 डिवाइड बाय 5 18 और 120 डिवाइड बाय 6 20, है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ एवरेज कॉस्ट निकल आएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछा गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि आप टीएफसी में से निकालेंगे, नहीं इस जो 10 दिया आपको इसको आप सारे के सारे आउटपुट लेवल से डिवाइड कर देंगे। 10 डिवाइड बाय 0 कुछ नहीं आएगा, 10 डिवाइड बाय 1 10 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2 5 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 3 3.33, 10 डिवाइड बाय 4 2.5 आ जाएगा, और 10 डिवाइड बाय 5 2 आ जाएगा, और 10 डिवाइड बाय 6 1.67 आ जाएगा, है ना। यानी कि एवरेज कॉस्ट टीसी इक्वल टू एसी, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और वहीं पे टीएफसी का अगर एएफसी निकालना आपको, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो कुछ टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट लेवल, है ना। और सिमिलरली अगर आपको एबीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टीवीसी डिवाइड बाय
आउटपुट, है ना। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे सिमिलरली टीवीसी निकालने के लिए भी, एबीसी निकालने के लिए भी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से कैलकुलेट करी जाएगी। पहला 0 0 आपका यहाँ पर जाएगा 0, फिर 20, देखिए यहाँ पे 20 जो हम पहले निकाल चुके हैं, 20 डिवाइड बाय 1, तो 20 डिवाइड बाय 1 20 आ जाएगा। 35 डिवाइड बाय 2 17.5 आ जाएगा। 45 डिवाइड बाय 3 15 आ जाएगा। 60 डिवाइड बाय 4 15 आ जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 80 डिवाइड बाय 5 आपको देगा 16, और 110 डिवाइड बाय 6 यानी कि कितना देगा आपको 18.33। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड आई वुड होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के जो डिटरमिनेंट्स है उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है, वो भी डिटेल में। क्या क्या चीजें हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करती हैं। सबसे पहला प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी कि प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, यानी जिस भी कमोडिटी की सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहला वो उसका डिटरमिनेंट बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट बन जाता है कि किसी कमोडिटी की सप्लाई डायरेक्टली अफेक्ट होती है उसकी प्राइस से। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द मेन फैक्टर अफेक्टिंग इट्स सप्लाई। A commodity's price and supply are typically directly correlated। तो ये कैसे होते हैं? डायरेक्टली कोरिलेटेड होते हैं, यानी कि जैसे ये प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और प्राइस अगर कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। It indicates that as the price of a specific commodity rises, the quantity supplied also increase and vice versa। यानी कि किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। It occurs because there are greater chances of making a profit at higher prices, है ना। तो सप्लाई जो है हम प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वहां पे सप्लाई जो है प्रोड्यूसर के लिए का बेनिफिट होगा जब ज्यादा प्राइस होगा। है ना। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और मैं अगर वीट बेच रहा हूं और अगर वीट का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं उसकी सप्लाई भी बढ़ा दूंगा, बिकॉज अब मुझे ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस मिलेगा। दैट इज व्हाई, इसलिए यहाँ पे बोला है कि चांस ऑफ मेकिंग अ हायर प्रॉफिट। It encourages the company to increase the number of goods it sells in the market, यानी कि encourage करता है कंपनी को कि नंबर ऑफ गुड्स जो है वो मार्केट में ज्यादा सेल कर सके। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी किसी कमोडिटी की सप्लाई को इफेक्ट करता है। Resources have multiple uses and thus in addition to commodities price, other commodities price also influence of how much of a resource is supplied. Other goods become more profitable in comparison to given quantity when their price rise, है ना। तो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है यहाँ पे, अगर आप एक वीट के सप्लायर हैं, अगर आप वीट सेल करते हैं और कहीं ना कहीं राइस का जो प्राइस है, यानी कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स, मान लेते हैं राइस है, राइस का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है वो भी शिफ्ट हो जाएगा किस पे, राइस पे। अगर राइस का प्राइस बढ़ता है तो वो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आएगा। इसलिए as a result the company switches from producing the given commodity to producing other goods with its limited resources, यानी कि कंपनी जो है वो स्विच करती है गिवन कमोडिटी को प्रोड्यूस करने से अदर गुड्स के साथ, है ना, क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्सेज में रहती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, फॉर इंस्टेंस अ फार्मर may decide to grow wheat on his field instead of given crop, यानी कि फार्मर जो है वो सोचे कि मैं व्हीट उगाऊं अपनी फील्ड पे इंस्टेड ऑफ द गिवन क्रॉप से राइस इफ द प्राइस ऑफ व्हीट गोज अप, यानी अगर व्हीट का प्राइस बढ़ जाता है तो वो प्रेफर करेगा कि मैं व्हीट उगाऊं अपनी फील्ड पे इंस्टेड ऑफ राइस, बिकॉज व्हीट का प्राइस बढ़ गया तो वो उसको ज्यादा प्रॉफिट भी देगा, इसलिए। फिर नेक्स्ट सी प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी इनपुट, यानी जो भी आप चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोड्यूस करने में, है ना, जो भी आपको इस्तेमाल लग रहा है, जो भी इनपुट, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, ये सारे के सारे चीजें जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका प्राइस ही मैटर करता है। The cost of producing a commodity is determined by the prices of the input or element of the production utilized in the manufacturing process, यानी कि जो भी टोटल कॉस्ट होता है किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि हमने कितने उसमें इनपुट्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करा। The cost of production rises if the price of any or all of these component or input rise, यानी कि जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन का बढ़ेगा अगर जो इनपुट है या कोई भी ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनका कॉस्ट बढ़ता है तो। As a result, the profitability declines because there is a sudden decrease of commodity supply, यानी कि इससे क्या होता है, अगर कॉस्ट बढ़ा तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और ओवरऑल सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर कम कर देगा। On the other hand, a rise in the profit margin based on a decrease in the price of manufacturing input or फैक्टर इंक्रीज सप्लाई, यानी कि अगर डिक्रीज होती है, यहाँ तो हमने बोले कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस जो है वो कम होता है, कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट कटिंग होती है, सप्लाई जो है वो भी फिर बढ़ जाएगी, यानी कि एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है।
फॉर इंस्टेंस बेकिंग ऑफ बिस्किट नीड्स वेरियस इनपुट्स लाइक फ्लावर, शुगर, लेबर, मशीन एटसेट्रा। तो एग्जांपल के द्वारा बताया कि बेकिंग, अगर आपको बिस्किट बनाना है तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे इनपुट्स की जरूरत होती है, जैसे फ्लावर, शुगर, labor, machines, etc. If the price of one of more input rises, then baking biscuit will become less profitable and the firm will supply less biscuit. यानी कि अगर प्राइस इनमें से किसी का भी बढ़ता है, इनमें से कितने भी कोई जो फैक्टर्स हैं इनमें से किसी का प्राइस बढ़ता है, तो बिस्किट बनाना जो है फिर वो लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा और फर्म को सप्लाई कम करनी पड़ेगी। ओके, मूविंग ऑन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। की स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है? द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी कि किसी भी कमोडिटी की सप्लाई जो है वो उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे डिपेंड करती है। एडवांस एंड प्रूवन टेक्नोलॉजी लोअर्स प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी जो एडवांस और प्रूवन टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट को कम करती है। अगर टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेगी और ओवरऑल प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगी। इट एनकरेजेस सेलर टू इंक्रीज द सप्लाई, और कहीं ना कहीं सेलर को वो इंकरेज करती है सप्लाई इंक्रीज करने में। हाउएवर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन, या यहाँ पर जैसे टेक्नोलॉजिकल का कुछ एडवांसमेंट हो सकता है और टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हो सकता है, तो उस कारण से या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के कारण से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसी फर्म का इंक्रीज भी हो सकता है और ओवरऑल रिजल्ट करेगा किसमें, एक डिक्लाइन ऑफ सप्लाई में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स एंड कंसेशन। यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा फर्म्स के लिए, बिकॉज अगर टैक्स को इंक्रीज करती है तो कहीं ना कहीं जो टैक्स है वो किसको पे करना पड़ेगा, सप्लायर को, और ओवरऑल क्या करेगा वो उसकी प्रॉफिट कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं सप्लाई भी कम कर देगा। पर वहीं पर अगर गवर्नमेंट अगर टैक्स डिडक्शन देती है या फिर सब्सिडी देती है तो उस कारण से क्या होगा, ओवरऑल से सप्लाई जो है वो बढ़ाया, बिकॉज अब वो उसके ज्यादा प्रॉफिटेबल हो चुका है। फिर वहीं पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, इन जनरल द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ओनली एट हायर प्राइसेस सिंस इट अचीव्स द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। यानी कि कहीं ना कहीं फर्म जो है कभी कभार अपनी सप्लाई को इंक्रीज करती है सिर्फ और सिर्फ हायर प्राइसेस पे, बिकॉज हो सकता है कि उसका ऑब्जेक्टिव यानी उसका जो गोल हो वो क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही हो। However, because of the changing trend, some business are willing to supply more even at rate that do not maximize their profit. यानी कि कभी कभार क्या होता है कि अगर कोई फर्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना हो बल्कि मार्केट कैप्चर करना हो, तो कहीं ना कहीं वो कभी कभार एक लोअर प्राइस पे भी यानी कम प्रॉफिट पे भी सप्लाई करने को तैयार हो जाती है। सच बिजनेस वांट टू एक्सपेंड देयर रीच इनटू न्यू मार्केट, है ना। ऐसे बिजनेस क्या चाहते हैं, अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं नए मार्केट्स में एंड इंप्रूव देयर इमेज, और अपनी इमेज में इंप्रूव करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म पे डिपेंड करता है कि क्या वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहता है या फिर वो मार्केट कैप्चर करना चाहता है। Okay, then you are moving on to the next question. Explain average fixed cost with the help of a diagram. Average fixed cost को explain करना है डायग्राम के साथ। तो average fixed cost क्या होता है? It is the per unit fixed cost of a production known as average fixed cost. यानी कि जो per unit production है fixed cost का, उसी को हम क्या बोलते हैं, average fixed cost। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है, ये नंबर ऐसे यहाँ पे हमने लिया है कि आउटपुट 0, TFC 10। TFC जो है 10 है तो सारे लेवल पे कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, बिकॉज TFC जो है वो चेंज नहीं होती है, वेरी नहीं करती है, वो कांस्टेंट रहती है इसलिए। अब कैसे निकालेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, आप इसको डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाय 0, 10 डिवाइड बाय 0 विल गिव यू नथिंग, बिकॉज आपको कोई जवाब नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया इनफिनिटी। फिर 10 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 डिवाइड बाय 3 3.3, 10 डिवाइड बाय 4 2.5 और 10 डिवाइड बाय 5 है ना। तो ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, कैसे कैसे आउटपुट जो है बढ़ता जा रहा है, पर टीएफसी आपका जो है सेम रहेगा। आप देख सकते हैं जो आपका टीएफसी है वो चालू होता है 10 से 5, फिर 3 2 2। आप देख सकते हैं टीएफसी जो है वो कंटिन्यूअस एक डिक्लाइन पर है। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ग्राफ है, यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस दिया है और यहाँ पे आपको वाई एक्सिस भी दिया है। वाई एक्सिस में मैंने लिख दिया कि ये मेरा एएफसी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये मेरा आउटपुट है। वन आउटपुट पे मेरी कितनी थी, मैंने जब मेरा आउटपुट 1 था तब मेरी टीएफसी 10 थी, तो मैंने यहाँ पे 10 मार्क कर दिया। पर आप देख सकते हैं टीएफसी जो है वो यहाँ से चालू नहीं हो रही, उसके पहले से चालू हो रही, बिकॉज इसके पहले हम देख सकते हैं कि 0 पे 10 यानी कि कितनी थी, इन्फिनिटी थी, यानी कि डिटरमाइन नहीं किया ऐसा तो ग्राफ पे, इसलिए टीएफसी जो है कुछ इस तरीके से चालू करेंगे, ओके। फिर 10 और इसके बाद देख सकते हैं कि इसके बाद टीएफसी जो है कंटिन्यूअसली एक डिक्लाइन पर है, 10 5 3 2.5 2, 10 5 3 2.5 2। इस तरीके से जो आपका एएफसी है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन पे है, इसलिए वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाता है। पर आप याद रखना जो एएफसी कर्व है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करती है, ओके। बिकॉज जो टीएफसी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, यानी कि वो कभी भी चेंज नहीं होती, कभी जीरो नहीं होती, कभी कम नहीं होती और ना ही कभी बढ़ती है, ओके।
In the above graph, the AFC curve is formed by plotting the points shown in the above schedule. यानी AFC curve जो है वो कैसे बना गया है, प्लॉट करा गया है जो पॉइंट्स हमने ऊपर शेड्यूल में देखे. AFC will keep falling. जैसे मैंने आपको बताया AFC जो है वो गिरता रहेगा because of increasing output level. However, it can never be equal to zero. पर वो कभी भी जीरो की इक्वल नहीं होगा. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जरूरी है, AFC का दूसरा नाम जो है, इसलिए AFC को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, तो AFC कर्व इज आल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये इस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी किस तरीके से बोला गया है कि कर्व का शेप है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई. क्या क्या एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सप्लाई, यानी लॉ ऑफ सप्लाई किन किन केसेस में वर्क नहीं करता है. ओके, लॉ ऑफ सप्लाई है, जैसे क्या स्टेट करता है लॉ ऑफ सप्लाई, ये स्टेट करता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई जो है वो भी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा. यानी कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है किसी भी कमोडिटी की प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में. तो अब यहाँ पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कमोडिटीज हैं या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती, यानी कि एक्सेप्शन है किसमें, लॉ ऑफ सप्लाई के लिए. सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यानी कि फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई भी एक्सपेक्टेशन. द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट वैलिड इफ सेलर एक्सपेक्ट अ फॉल इन द प्राइस इन फ्यूचर. यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करेगा अगर सेलर को लग रहा है कि प्राइस फ्यूचर में गिर जाएगा. The seller will be willing to sell more in this situation even at a cheaper price. However, if seller expect an increase in the future price in future, they will reduce supply to deliver the item late at a higher price. यानी कि अगर आप एक सेलर हैं, आपके पास कुछ कमोडिटी है और आपको लगता है कि कल को उस कमोडिटी के प्राइस गिर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप उसको आज ही सेल कर देंगे, है ना. तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करा, आज आपने एकदम सप्लाई अपनी इंक्रीज कर दी irrespective of change in any price. क्योंकि यहाँ पे बात करें किससे आ रही है, एक्सपेक्टेशन की. आपको उम्मीद है कि कल को प्राइस बदल जाएगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि कल को आपको लगता है प्राइस बढ़ जाएगा, तो शायद हो सकता है कि आज आप सप्लाई करना बंद कर दें और फिर कल का इंतजार करें. ओके, फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल गुड्स. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द रूल ऑफ सप्लाई एज दे आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू क्लाइमेटिक सर्कमस्टेंसेस. है ना, तो लॉ ऑफ सप्लाई में से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बाहर कर दिया जाता है बिकॉज वो डिपेंड करता है किस पे, क्लाइमेटिक सर्कमस्टेंसेस पे, है ना. मतलब कि वेदर कैसा है, कैसे कंडीशंस है, उनके अकॉर्डिंग ही एग्रीकल्चरल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है. If the production of agricultural goods is low because of unexpected weather changes, supply cannot be expanded even at higher price. है ना, अगर मान लीजिए कि कोई साल ऐसा खराब निकलता है, खराब मौसम होता है, खराब वेदर होता है, उस कारण से अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं कर पाए या कुछ फार्मिंग में फेलियर आ गया, तो आप क्या करेंगे, फिर आप सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. अब आप यहाँ पे एग्रीकल्चर गुड्स के प्रोडक्शन बढ़ा भी दें तो भी वो सप्लाई बढ़ने वाली नहीं है. अगर आप बोलेंगे राइस का हमने इस साल प्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो आप राइस के कितने ही प्राइस बढ़ा दें, अगर राइस है ही नहीं तो आप सप्लाई भी इंक्रीज नहीं कर सकते. फिर नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स यानी ऐसी गुड्स जो पेरिश हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं जल्दी, इनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है. Sellers are willing to offer more perishable commodities such as fruits, vegetable and other foods even if prices are dropping. This occurs because sellers cannot keep such things for an extended period. है ना, आप कभी सब्जी वगैरह लेने आते हैं और अगर देखें कि सब्जी वाले के पास कुछ फल फ्रूट है, अगर वो खराब भी हो रहे होंगे तो वो क्या करेगा, उनको एक कम प्राइस में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, बिकॉज ये एक ऐसी कमोडिटी होती है, पेरिशेबल होती है, यानी कि ये जल्दी खराब हो जाती है ना. तो यहाँ पे वो प्राइस को नहीं देखेगा बल्कि वो चाहेगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी इस कमोडिटी को सेल आउट कर देता हूँ. फिर नेक्स्ट है रेयर आर्टिकल. द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू प्रेशियस, रेयर और आर्टिस्टिक आइटम्स. यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई वो वर्क नहीं करता precious, rare or artistic items. For example, even if the price increases, a number of rare item like Mona Lisa artwork cannot be increased. है ना, जैसे कि बताया कि मोना लिसा आर्टवर्क है ना, तो अगर उसके प्राइस बढ़ा भी दी जाए तो भी क्या बोलते हैं, उसे सप्लाई इंक्रीज नहीं करी जा सकती, बिकॉज वो एक रेयर आर्टिकल है, एक आर्टिस्टिक आइटम है ना, और वो ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ही एग्जिस्ट करता है पूरी दुनिया में. और ऐसे करके अदर जो रेयर आर्टिकल या फिर प्रेशियस ज्वेलरी या कोई भी एक आइटम होता है जो कि ज्यादा नहीं है एक्सिस्टेंस में, तो उनकी सप्लाई भी आप इंक्रीज नहीं कर सकते प्राइस को चेंज करके. और फिफ्थ पॉइंट आपका ड्यू टू स्केर्सिटी, बैकवर्ड कंट्रीज, ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आउटपुट एंड सप्लाई कैन नॉट बी एनहांस्ड इन इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्री. यानी कि बैकवर्ड कंट्रीज में क्या बोला गया है कि जैसे कोई पुअर कंट्री है और वहां पे क्या होता है, वहां यूजुअली स्केर्सिटी होती है किसकी, रिसोर्सेज की, आउटपुट की और सप्लाई की, है ना. तो इन कारणों से क्या होता है कि अगर आप यहाँ प्राइस को चेंज भी कर दें तो भी वहां पे सप्लाई बढ़ने वाली नहीं है. Why? बिकॉज वहां पे ऑलरेडी वो रिसोर्सेज, वो कमोडिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, और अगर वो कमोडिटी और रिसोर्सेज एट द फर्स्ट प्लेस एग्जिस्ट नहीं करे तो आप उसको सप्लाई भी चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके,
सो आई होप आपको ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे वो समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो डिटेल डिस्कशंस दिए हैं आप उनको देख सकते हैं ओनली ऑन द फ्यूके एजुकेशन ऐप। सो डाउनलोड द फ्यूके एजुकेशन ऐप टुडे एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।